जहां एक और सभी अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे थे, वहीं भीरू के माता पिता उसकी मृत्यु के पश्चात बिल्कुल शांतचित्त होकर एकटक दरवाजे की ओर देखते रहते, क्योंकि उन्हें आज भी आस है कि उनका भीरू लौटकर उन्हें पुकारेगा और उनसे उनका हालचाल पूछेगा। दोनों का रो रोकर बुरा हाल है था। वे दोनों सब कुछ जानते हुए भी मानने को तैयार नहीं। रिश्तेदारों ने भी कुछ पल तो उन्हें समझाया, लेकिन न मानने की स्थिति में उन्हें उनके हाल पर यह कहकर छोड़ दिया कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वास्तव में वो सभी अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन बुजुर्गों का एकमात्र सहारा भीरू छिन चुका था और वैसे भी उनसे कुछ पाने की उम्मीद थी भी नहीं। यही सोच सभी अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हुए सिर्फ स्वप्रयोजन सिद्ध करने में लगे हुए थे। हर कोई अपना अपना एक नियत उद्देश्य लिए हुए रुका था। फिर इस व्यस्तम संसार में भला महज रिश्तों के खातिर कितने लोग रुकते हैं। इक्के दुक्के बुजुर्ग और चंद भरोसेमंद रिश्तेदार उन्हें समय समय पर दिलासा देते और उनकी सुध लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और शायद यही कारण है कि उन लोगों की वजह से ही उन्होंने अभी तक प्राण नहीं त्यागे। वना जवान बेटे की लाश देख भला कौन माँ बाप अपने जीवन का मोह रखे। इसीलिए और फिर भीरू जैसा बिना किसी खराब आदत और सच्चे दिल का ऐसा व्यक्तित्व जो संपूर्ण जन का प्यारा था, उसके माता पिता के लिए तो कैसा होगा, ये सोच से ही परे है। वह सुबह शाम अपने संपूर्ण कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ सभी की आशाओं और उम्मीद का बड़ा ख्याल रखता। उसे सबकी इच्छाओं का पूर्व से ही अनुमान होता और वह किसी के कुछ कहने से पहले ही बड़ी आसानी से सब कुछ उपलब्ध करवा देता। उसके माता पिता अक्सर नई और पुरानी पीढ़ी दोनों को अपने बेटे की दुहाई देते नहीं थकते, और वास्तव में मेरा मित्र था ही ऐसा। यूनियन की जय जयकार और भीरू की अमरता के दिखावे के बीच अचानक कैलाश दौड़कर आया और आकर मैनेजर साहब के ऑफिस के सामने रुक गया, क्योंकि रमन ड्राइवर जैसे किसी चौकीदार की भांति वहां खड़ा था। और जैसे ही उसने कैलाश को देखा, घुरते हुए बोल, क्या रे चाय वाले, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? मुझे उसका ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं लगा और क्रोधित होकर मैं चीखा, क्या हुआ? उससे तुम्हें क्या परेशानी? दोबारा उससे ऐसे बात मत करता। तुम क्या हो मैं भली भांति जानता हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। और फिर वह अपनी मेहनत का खाता है, किसी से मांग कर नहीं खाता। मेरे सख्त तेवर देख रमन सक पका कर रह गया, क्योंकि मेरा अब तक दबा हुआ गुस्सा उस पर ही फूट पड़ा था और इतनी तेज क्रोध आज तक किसी ने देखा भी नहीं था। कैलाश ने घबराते हुए मुझे बताया कि भीरू के पिताजी अचानक बीमार हो गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और वह अपना इलाज करवाने को भी तैयार नहीं, इसलिए मुझे तुरंत साथ चलना होगा। मेरे सख्त तेवर से पहले ही रमन सदमे में था और शायद उसे अपनी गलती का एहसास तब और भी हो गया जब उसे खुद मैनेजर ने डांटते हुए कहा, ये क्या तरीका है बात करने का? और सहमति में उपस्थित सभी लोगों ने अपनी बात बिगड़ते मेरा ही साथ दिया। मैंने क्रोध में आकर उसे डांटते हुए कहा, अब चलो, जैसे लाए थे वैसे ले जाकर छोड़ो, तुम करते रहो अपनी मनमानी, मुझे अपना काम करने दो और दोबारा मुझे लेने मत आना। इतने सम्मान की जरूरत नहीं, बुलावा भेज देना, आ जाऊंगा। मेरी छुट्टी समझिए, इतनी छुट्टियां तो बचा रखी है कि अपने दोस्त के सभी क्रियाकर्म कर सकूं। आप सभी का धन्यवाद। मेरा ऐसा रौद्र रूप किसी ने भी पहले नहीं देखा था, इसलिए सभी दंग रह गए और मैं खुद हैरान था कि मुझमें ये हिम्मत कहाँ से आ गई। ऐसा लगा जैसे पिता के बीमार होने का समाचार सुन मेरे अंदर का भीरू जाग उठा। रमन की ओर देखते हुए कैलाश बोला, छोड़िए साहब, जो आपको लेकर निकले तो इसकी गाड़ी पंचर हो जाए, क्योंकि अब इसका काम हो चुका है। कहते हुए उसने तुरंत दौड़कर अपनी गाड़ी निकाली और मुझे चलने का इशारा किया। वह तुरंत उसकी गाड़ी पर बैठा और देखते ही देखते कैलाश मानो किसी जंग की तैयारी में निकला हो, बड़ी तीव्र गति से अस्पताल की ओर भागा। मैंने आज तक उसकी गाड़ी पर कभी भी सफ़र नहीं किया था, क्योंकि ज़रूरत ही ना पड़ी। मैंने उसे समझाया कि थोड़ा संभल कर गाड़ी चलाएं, तो मानो वह जोश से भरे हुए शब्दों में बोला, सर यह गाड़ी भी उन्हीं की देन है और मैं भी उन्हीं का, तो फिर कैसी चिंता, आप दिल थाम कर बैठिए, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वास्तव में उसने कुछ चंद मिनटों में मुझे अस्पताल के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। वह दौड़ते हुए एक कंपाउंडर के पास गया, ऐसा लगा जैसे वह उसे पहले से जानता था, और कुछ बात कर तेजी से चिल्लाया, साहब इधर आइए। और वह कंपाउंडर के साथ आगे बढ़ने लगा। मैं भी उसका अनुसरण कर चलने लगा, क्योंकि आज तक मुझे यहाँ आने की जरूरत ही ना पड़ी थी और ना ही भीरू के परिवार से आज तक कोई यहाँ लाया गया था, इसलिए हमारे लिए सब कुछ नया था। मैं चुपचाप कैलाश के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगा और कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद सेकंड फ्लोर पर 22 नंबर कमरे में जाकर रुक गया। वहां जाकर देखा तो भीरू का छोटा लड़का और कुछ चंद रिश्तेदार दरवाजे के बाहर खड़े थे, और कुछ एक बुजुर्ग भीरू के पिताजी को समझा रहे थे, लेकिन वह है कि किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं। कैलाश ने वहां की स्थिति का जायजा लिया और नज और कंपाउंडर के कान में कुछ बोला और मेरे साथ आकर भीरू के पिताजी को समझाने लगा। मैंने काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें शांत किया और तब तक कैलाश ने जिनसे बात की थी वह नज और कंपाउंडर कुछ दवाएं और इंजेक्शन लेकर आ गए, लेकिन उन्होंने दवाइयों को लेने से इनकार कर दिया। बमुश्किल कैलाश ने उन्हें समझाकर सिर्फ एक इंजेक्शन लेकर घर जाने की बात कह तैयार किया। मुझे ना जाने क्यों पहली दफ़ा कैलाश पर शक हुआ, और यह मेरा शक सही निकला कि जैसे ही वह इंजेक्शन उनको लगाया गया, थोड़े ही देर में उन्हें नींद आने लगी और वो सो गए।
तब कैलाश ने मुझे बताया कि वह इसके पहले भी अपने पिताजी को लेकर आ चुका और ना मनाने की स्थिति में यही तरीका उनके पास बचता था, जिसे उसने भीरू के पिताजी पर भी अपनाया। देखते ही देखते वो गहरी नींद में सो गए और जितनी भी दवाएं और इंजेक्शन थे कैलाश के एक इशारे पर सलाइन के माध्यम से दिए जाने लगे। मैं आश्चर्यचकित था कि जिस कैलाश को हम इतना सामान्य और अपने आप में खोया हुआ समझते थे, वह कितना सुलझा हुआ और अनुभवी व्यक्तित्व का है। देखते ही देखते वहां खड़े सभी लोग, जैसा कि सभी जगह होता है, बारी बारी से धीरे धीरे खिसकने लगे। मात्र मैं, भीरू का बेटा और कैलाश, मात्र हम तीन ही शेष बचे। तभी डॉक्टर ने आकर जैसे ही कैलाश को देखा तुरंत पूछा, कैसा कैलाश? पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? और यहाँ कैसे? ये भीरू के पिताजी है क्या जिसके बारे में तुम बताया करते थे? कैलाश ने विनम्रतापूर्वक कहा, जी सर, यह उन्हीं महान पुरुष के पिताजी है, जैसे भी हो जो लगे अच्छा करें। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आधा काम तो तुम कर ही चुके हो, बाकी हम देख लेंगे, बस आगे की तरह भीड़ मत बढ़ाना, यहाँ बेकार की भीड़ अलाउ नहीं, और वैसे भी मरीज की तबीयत डिप्रेशन में नींद ना होने के कारण हुई है। थोड़ी पानी की कमी थी, उसके लिए सलाइन चलती रहेगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो इंजेक्शन दिया गया है उसका असर कम से कम 6 घंटे रहेगा, तब तक तो सभी दवाएं और सलाइन चढ़ाकर भी हो जाएगी। इन्हें होश आते ही सिर्फ आधा घंटा के ऑब्जर्वेशन के बाद तुम घर ले जा सकते हो और फीस की चिंता मत करना, वह इनके लिए माफ़ है। जिसके जवाब में तुरंत भीरू का बेटा बोला, आखिर क्यों सर? तब डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हें शायद अपने पिता को समझने में उनके जाने के बाद भी समय लगेगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इंसान के कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं, और मैं भी फिर भीरू पर एहसान नहीं कर रहा। मेडिकल कार्ड पर 50% की छूट थी और बाकी मेरी तरफ से मेरे कोटे में, क्योंकि भीरू ही एकमात्र ऐसा शख्स था जिसने मेरे पिताजी के बीमार होने पर आगे बढ़कर मदद की और लगातार 3 महीने तक उन्हें रक्तदान करता रहा। ये कहते हुए अत्यंत गर्व महसूस कर रहे थे और उनकी नम आंखें भीरू का एहसान बयां कर रही थी। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।